नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल मिशन ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज इतिहास का इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन आपके बीच लेके उपस्थित हुए हैं। यदि यह अच्छा लगे, आप निश्चित से लाइक कमेंट करेंगे और जो साथी नए इस चैनल पर नए हैं, निश्चित रूप से आप इसे सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके इस चैनल का सदस्यता ग्रहण करके और इस चैनल का सहयोग करेंगे। साथ ही ये हमारी टीम मिशन ऑनलाइन एकेडमी का टीम आप सभी का शुभ चिंतक और अच्छे रास्ता पर ले जाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है और तत्पर रहेगी। और विभिन्न विभिन्न लाइव क्लासेज आपको यहाँ से उपलब्ध होगा। लाइव क्लासेज मिलेगा, जैसे पीएसएससी की लाइव क्लासेज चल रही है और विशेष जानकारी के और एसएस, और उसके बाद एसटीटी के लिए भी लाइव क्लासेस के लिए आपका समय बता दिया गया है। और उसमें जिन्हें साथी को लाइव क्लास में ज्वाइन करना है 7992258422 पर व्हाट्सअप करेंगे या व्हाट्सअप कर दीजिए या कॉल करके आप इससे संपर्क कर सकते हैं। लाइव क्लास अपने आप को ले सकते हैं। तो अब ये स्थिति ऐसा है कि यह आपका मिशन ऑनलाइन एकेडमी की टीम आपको उस रास्ते पे पहुंचाएंगे जिस रास्ते पर आप लोग निराश हो गए, वहां पर खुशी की स्थिति पहुंचाने की कोशिश करेगा। कहता है कि मायूस मत होना जिंदगी से, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में है आग और हौसला है बुलंद, अगर दिल में है आग और हौसला है बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। मेरे साथियों, आपको सिर्फ मन में लगन, इरादा मजबूत करनी है। हर कम्पिटिटिव एग्जाम आपके कदमों की तरह होगी और उस के साथ ही मदद के लिए आपको हर संभव तैयार मिशन ऑनलाइन एकेडमी है। आप विशेष संपर्क करने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। और चलते हैं आज की पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है साथी, पहला प्रश्न है रज्जु कौन था? रज्जु कौन था? रज्जु कौन था? पहला प्रश्न आपका है रज्जु कौन था? तो रज्जु कौन था? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन आप में तो ये देखेंगे देखेंगे इसमें कि चोल राज में व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी, गुप्त शासन की सामंत वर्ग और शक सेना की अधिकारी। तो रज्जुक के बारे में बताना है। तो रज्जुक जो है आपको बता दें, ये मौर्य वंश समय था। ये मौर्य वंश के समय था। ये जिस टाइम अभी रज्जु का जो पद है, ये जैसे अभी वर्तमान में जिलाधिकारी, वर्तमान में जो है जिलाधिकारी, वर्तमान में जो जिलाधिकारी का पद है अर्थात डीएम का पद है, वही पद रज्जु का था। अर्थात वह जो काम किया राजस्व का, राजस्व विभाग और प्रशासन विभाग देखता था। राजस्व और प्रशासन विभाग देखता था। यह कौन कब था? चोल साम्राज्य का, चोल शासन में अधिकारी था। रज्जु कौन था? चोल शासन में अधिकारी था। रज्जु कौन था? चोल शासन में अधिकारी था। तो चोल शासन अधिकारी था। अब आइए आपका क्वेश्चन नंबर, ये आपका प्रश्न ये है, आपका प्रश्न हो गया कि अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित है। उनमें क्या क्या सम्मिलित है? उनमें सम्मिलित है पहला और दूसरा शिलालेख, पहला 10वां शिलालेख, पहला और 11वां शिलालेख, दूसरा और 13वां शिलालेख, पहला और 14वां शिलालेख। तो इसमें क्वेश्चन आपका कहता है अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित है। उनमें सम्मिलित क्या है? इनमें क्या सम्मिलित है? दूसरा और तीसरा शिलालेख और 13वां शिलालेख। और इसी 13वें शिलालेख में कलिंग युग की वर्णन था। इसी 13वें शिलालेख में क्या था? कलिंग युद्ध का वर्णन है। क्या युद्ध का? कौन सी युद्ध का वर्णन है?
तो कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का क्या है? वर्णन उसमें दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे थर्ड क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन में है, कहता है इसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? आर्थिक जीवन से, राजनीतिक जीवन से, धार्मिक जीवन से, सामाजिक जीवन से। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र किससे है? कौटिल्य आप जानते विष्णुगुप्त चाणक्य जिसे कहते हैं, वह किससे संबंधित है? राजनैतिक से। किससे संबंधित है? राजनैतिक के। और कौटिल्य का राजस्व सिद्धांत जो है मैकियावेली, कौटिल्य का जो इस किससे संबंधित है? राजनीतिक जीवन का। कौटिल्य का राजस्व जो है, राजस्व की बात पर है, ये मैकियावेली के बुक पर बहुत सा क्या है? मैकियावेली का जो बुक है, मैकियावेली का जो किताब है, अधिकांश उसमें समानता है, अधिकांशतः उसमें क्या है? समानता है। इसलिए कौटिल्य को भारत का भारत का मैकियावेली भी कहते हैं। भारत का मैकियावेली भी कहते हैं। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहते हैं। अब जो राजनीतिक अर्थशास्त्र है कौटिल्य का, इसमें 15 अधिकरण, 150 प्रकरण और 600 श्लोक है। इसके में क्या है? 15 अधिकरण, 15 क्या है? अधिकरण, 15 अधिकरण, 150 125 क्या है इसमें? किसमें है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या है? कट में 115 अधिकरण हो गया और 50 प्रकरण है। 50 प्रकरण, 150 प्रकरण है। और उसके बाद अब इसमें आपका है 600 श्लोक है। 600 श्लोक है। 600 श्लोक है। ध्यान दीजिएगा, कहता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीतिक जीवन से है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र में बहुत कुछ राजस्व की बात लिखा गया है, वो किससे समानता है? मैकियावेली के से समानता है। किससे समानता है? मैकियावेली जो है कवि हैं, जो यूरोप के दार्शनिक है, उससे संबंधित है। मैकियावेली कहाँ का है? यूरोप के। इसीलिए कौटिल्य को इसलिए भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है, 150 प्रकरण है और 600 क्या है? श्लोक है। 600 क्या है? श्लोक है। तो अब आगे क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन आपका 4 नंबर में, 4 नंबर कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 260 ईस्वी पूर्व में, 261 ईस्वी पूर्व में, 126 ईस्वी पूर्व में और 232 ईस्वी पूर्व में। कलिंग जो अशोक के साथ हुआ था, ये कब हुआ था? तो याद रखेंगे 261 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ था? तो 261 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ? तो 261 ईस्वी पूर्व में। 5 नंबर प्रश्न आपका है। 5 नंबर प्रश्न आपका इसमें है, कहता है वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म की प्रति आकर्षित किया। वह संत कौन है जिसने अशोक को बौद्ध धर्म की प्रति आकर्षित किया? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त और बृहद्रथ। वह संत जो है किसने अशोक को बौद्ध धर्म की प्रति क्या कर दिया? आकर्षित किया। वह संत कौन है? वह संत का नाम क्या है? उपगुप्त ने ये अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया। बौद्ध धर्म का शिक्षा दिया। और उसके बाद वो कलिंग युद्ध के बाद वह क्या हो गया? अहिंसा प्रेमी हो गया, अहिंसावादी हो गया। गुरु क्या नाम था? उपगुप्त ने। उस गुरु क्या नाम था? उस संत को कहिए या अशोक का गुरु कहिए, वो कौन था? उपगुप्त। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया?
सम्राट अशोक वह पत्नी कौन थी, यानी अर्थात सम्राट अशोक का बहुत सारा पत्नी थी, उनमें कौन सी पत्नी थी जो उनको बहुत ज्यादा क्या किया, प्रभावित किया। चंदालिका, चारुलता, गौतमी और कारू कारुबाकी। कारुबाकी कौन था उसमें, तो इसमें कौन था, तो सम्राट अशोक की अपनी पत्नी के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में बहुत सारा बात कर रही थी। तो वह क्या था, कारुबाकी, जिसको चार बाकी कहते हैं। वह पत्नी क्या था, कारुबाकी, जिसको चार बाकी भी कहते हैं, जिसको चार बाकी भी, इस पत्नी क्या नाम था, चार बाकी भी कहते थे। यह क्या था, मछुआरा थी। यह क्या था, मछुआरा। ये किस कास्ट संबंधित था, ये मछुआरा जाति थे, ये मछुआरे की पुत्री थे। और यह ये इनकी कितनी दूसरी पत्नी, और अशोक की क्या था, दूसरी पत्नी था, ये अशोक की दूसरी पत्नी थी। और इनकी लड़का राजकुमार तीवर, राजकुमार तीवर, इन्हीं के लड़का का नाम था राजकुमार तीवर। इसी महारानी के नाम, लड़का का नाम था राजकुमार, राजकुमार तीवर। इन्हीं महारानी के पुत्र था राजकुमार तीवर, जो अशोक का भी पुत्र था, अशोक का भी पुत्र था जो राजकुमार तीवर। इन्हीं कारुबाकी का ही पुत्र था राजकुमार तीवर, और मछुआरा की पुत्री थी। यह किसकी पुत्री थी, मछुआरा की। अब 7 नंबर प्रश्न आपका है, 7 नंबर प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न की ओर आप आइए। कहता है कि अशोक ने संपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया, त्रिरत्नों का शिक्षा देकर, धम्म महापात्रों को भेजकर, युद्ध करके, बौद्ध भिक्षु बनकर। अब क्या कहता है, अशोक ने पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, किस माध्यम से किया था, किस माध्यम से किया था, इसके बारे में बताना है। किस माध्यम से आपको अशोक ने पूरे भारत में किया था, तो क्या किया था, धम्म महापात्रों को भेज करके, श्रीलंका में इन्होंने भेजा था, यानी पूरे भारत देश में धम्म महापात्रों को भेज करके बौद्ध धर्मों का क्या किया, प्रचार प्रसार किया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अब आप आइए 8 नंबर, प्रथम इस ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया, निम्न में से कौन सा था, शायरस था, डेरियस प्रथम था, कैम्बिरिस था और सहार था। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है कि 8वां क्वेश्चन, प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया, निम्न में कौन था, कुछ भाग को अपने अधीन कर दिया था, तो वह कौन था, तो वह कौन आपका था, डेरियस प्रथम। आंसर क्या होगा इसका, डेरियस प्रथम। सी नंबर आपका यहाँ पर, सी नंबर क्या है, डेरियस प्रथम था, जिसे भारत के कुछ भाग को क्या किया था, अपने कब्जा में कर लिया, अपने आक्रमण कर लिया। अब आइए नंबर 9 में, कुषाण शासक कनिष्क। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन हुआ था, किस सन हुआ था कनिष्क का राज्याभिषेक, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक तो किस में हुआ था, किस सन में हुआ था, तो किस संघ में हुआ था। तो आप इसमें इसका बहुत सारा जो है, ये 100% क्लियर नहीं था, लेकिन इसमें बहुत सारा पुरातत्वविदों ने, बहुत सारा वैज्ञानिकों ने 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में एक सम्मेलन हुआ, 1960 ईस्वी में क्या हुआ, सम्मेलन हुआ था, विद्वानों का, पुरातत्वविदों का सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में सभी ने माना कि 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में क्या हुआ, कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ। 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी को क्या किया, स्वीकार किया गया, 78 ईस्वी को क्या किया, स्वीकार कर लिया गया। और 78 ईस्वी से ही शक संवत, शक संवत क्या होता है, शक संवत शुरू होता है। कब हुआ, 78 ईस्वी से ही शक संवत का आरंभ होता है, जो 78 ईस्वी में शक संवत का आरंभ होता है। कनिष्क की 2 राजधानी थी, पेशावर जिसको पुरुषपुर कहते हैं, और मथुरा। कनिष्क ने 2 राजधानी बनाई थी, कहाँ कहाँ, पेशावर। कनिष्क अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, पेशावर, जिसको पुरुषपुर भी कहते हैं, जिसको पुरुषपुर भी कहते हैं, पहला राजधानी था। और दूसरा राजधानी कहाँ था, मथुरा।
दूसरी राजधानी कहाँ था कनिष्क का? मथुरा। ये क्या है? राजधानी। ये क्या था? मथुरा। आंसर क्या होगा? 78 ईस्वी। आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी। अब 10 नंबर सवाल आइए। 10 नंबर सवाल कहता है द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को, कनिष्क को, हर्षवर्धन को। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कनिष्क को। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? कनिष्क को। द्वितीय द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। इसका कुशल प्रशासन, इसको कनिष्क का था कुशल प्रशासन के कारण, कुशल प्रशासन के कारण द्वितीय अशोक कहा जाता है। किसे? कनिष्क को। 11 नंबर प्रश्न आपके बीच में है। कहता है किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया था? अब देखिए कनिष्क को पराजित किया था कौन सेनापति ने? पान चाओ ने, पान यांग ने, सी हुआंग टी ने, हो टी ने। तो कौन सी पराजित किया था? पान चाओ ने इसे पराजित किया था। किसने पराजित किया था? पान चाओ ने पराजित किया था। अब पान चाओ क्यों पराजित किया था इसे? तो आप इसमें चीनी ग्रंथों के अनुसार, चीनी ग्रंथों के अनुसार 73-94 ईस्वी की बात है। 73 से 94 ईस्वी के बाद में कि उसमें क्या था कि पान चाओ से कनिष्क नाराज था। क्यों नाराज था? कनिष्क ने अपने राजदूत को भेजा था कि वहां की राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव दिया था कि राजकुमारी से शादी करना है, अर्थात कनिष्क शादी करता, लेकिन उसके प्रस्ताव को उसने नहीं माना था, इसलिए उसने नाराज होकर आक्रमण किया था। लेकिन कनिष्क ने पान चाओ से हार गया था। कनिष्क ने पान चाओ से हार गया था। तो उसके बाद 12 नंबर प्रश्न आपका है। 12 नंबर प्रश्न है भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? किसने आरंभ करवाया सिल्क मार्ग? कौन सा मार्ग? सिल्क मार्ग। किसने आरंभ करवाया? कनिष्क ने, हर्ष ने, अशोक ने, फहियान ने। फहियान ने। अब कहता है भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया, करवाया था? तो किसने आरंभ करवाया था? तो आप जानते होंगे, आप जानते हैं उसका काम चल रहा है। बहुत महान सम्राट था। कौन? कनिष्क ने करवाया था। किसने करवाया? कनिष्क ने करवाया। कनिष्क ने करवाया। अब आइए क्या नंबर क्वेश्चन आपका है? आपका प्रश्न नंबर है 13। किस वंश के साम्राज्य की सीमा भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक विस्तृत थी? यानी भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर से भी विस्तृत थी। कौन का? किसका? गुप्त वंश का, मौर्य वंश का, कुषाण वंश का, उपयुक्त में से कोई नहीं। किस वंश का? तो कुषाण वंश होगा, जिसका महान प्रतापी राजा क्या था? कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। कनिष्क था। आंसर क्या होगा? कुषाण वंश। आंसर क्या होगा? कुषाण वंश। आंसर हो जाएगा आपका कुषाण वंश। आंसर कुषाण वंश हो जाएगा। अब आगे आइए, प्रश्न कहता है 14। कौन सी कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक कला शैली का सम्मिश्रण है? शिखर, गंधार, तेरा और नागर। क्वेश्चन कहता है आपको कौन सी कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक कला शैली का क्या है? सम्मिश्रण है। तो कौन सी भारतीय है? तो ग्रीक भी है उसमें। कौन कौन है? उसमें यूनानी भी है और भारतीय का दोनों क्या है? मिश्रण है। दोनों का क्या है? मिश्रण है। ये कौन सा है? तो कौन सा है? तो क्या हो गया है आंसर? गंधार शैली। आंसर क्या आपका इसका है? गंधार शैली। यूनानी और भारतीयों क्या है? मिश्रण है। कहते हैं कनिष्क की राजधानी, कनिष्क राजधानी थी कहाँ थी? तो पुरुषपुर, इलाहाबाद, बनारस और सारनाथ। तो कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, जिसको क्या बोलते हैं? पेशावर। पेशावर भी कहते हैं, जिसको पुरुषपुर था। और दूसरी राजधानी क्या था? मथुरा। दूसरी राजधानी कहाँ था? मथुरा। तो मथुरा। आंसर क्या होगा इसका? पुरुषपुर। आंसर क्या हो जाएगा? पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर में। कनिष्क की राजधानी कहाँ था? तो पुरुषपुर में। और दूसरी राजधानी मथुरा थी। दूसरी राजधानी मथुरा। अब 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध स्थल है, बौद्ध बुद्ध का नाम है, कला का बौद्ध नाम है, बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो
क्या है? मिलिंद पन्नो क्या है? यह क्या है? यह आपका पाली भाषा में लिखा हुआ बौद्ध ग्रंथ है। ये पाली भाषा में लिखा हुआ बौद्ध ग्रंथ है। इसका समय 100 ईस्वी, बौद्ध ग्रंथ है। किस भाषा में लिखा हुआ है? पाली भाषा में। पाली भाषा में लिखा हुआ बौद्ध ग्रंथ है। और लगभग कब है? 100 ईस्वी पूर्व की बात है। ये कब लिखा या? 100 ईस्वी पूर्व, 100 ईस्वी पूर्व में ये मिलिंद पन्हो क्या है? तो यह एक बौद्ध ग्रंथ है। ये किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में। कब लिखा गया? 100 ईस्वी पहले, 100 ईस्वी पूर्व में। अब इसमें कहते हैं काव्य और शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन का जूनागढ़, अशोक के अभिलेख, राजेंद्र प्रथम के अभिलेख, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन आपका है, प्रश्न फिर सुन लीजिए, काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? तो किस अभिलेख में मिलता है? तो आंसर आपका क्या होगा? आंसर होगा रुद्रदामन का जूनागढ़, रुद्रदामन का जूनागढ़। आंसर क्या होगा? रुद्रदामन का जूनागढ़ में, रुद्रदामन का जूनागढ़ में। अब फिर जूनागढ़ की बात है, जूनागढ़ आ गया। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? रुद्रदामन से, बिंबिसार से, चंद्रगुप्त द्वितीय से, गौतमी पुत्र सातकर्णी से। तो अब देखिए, इससे पहले था रुद्रदामन का, अब जूनागढ़ आया। तो जूनागढ़ शिलालेख जो है किससे है? जूनागढ़ शिलालेख किससे संबंधित है? तो किससे है? तो रुद्रदामन से, रुद्रदामन से संबंधित है, तो रुद्रदामन से। अब 19 नंबर प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न आपका है, कहता है किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की? शातवाहन वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश और शक वंश। क्वेश्चन आपका है कि किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा आरंभ की? तो कौन किया था? तो कौन किया इसमें? तो आंसर आपका हो जाएगा शातवाहन वंश। आंसर क्या हो जाएगा? शातवाहन वंश। इसमें कर नहीं देता था, कर मुक्त ग्राम उसको देने लगा था। किसने? सातवाहन वंश को। सातवाहन वंश ने ब्राह्मणों और भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देना आरंभ किया था। अब 20 नंबर सवाल, भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया? मौर्य ने, इंडो ग्रीक ने, कुषाण ने, गुप्त ने। सोने का सिक्का जारी किसने किया था? तो सोने का सिक्का जारी भारत में किसने किया? तो सोने का सिक्का भारत किसने जारी किया? तो आंसर आपका क्या होगा? सोने इंडो ग्रीक ने, इंडो ग्रीक ने। इंडो मतलब इंडिया, इंडो मतलब क्या हो गया? इंडिया, और ग्रीक मतलब यूनान, ग्रीक मतलब यूनान। ये दोनों मिल करके सोने का सिक्का जारी किया था। सोने का सिक्का जारी, दोनों देशों ने सोने का सिक्का जारी किया था। तो आंसर क्या होगा? इंडो ग्रीक ने, इंडो ग्रीक ने। अब 21 नंबर सवाल आपका है, 21 नंबर, राजा खारबेल किस चेदी वंश? अब देखिए, चेदी वंश के महानतम शासक थे। खारबेल चेदी वंश के महानतम शासक थे। कौन थे? चोल, मंडलम, कलिंग, कन्नौज, पुरुषपुर। अब क्वेश्चन है, चेदी वंश के महानतम राजा खारबेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? आंसर क्या होगा? कलिंग होगा। और कलिंग जो अभी कहाँ है? कलिंग कहाँ है आपका? ओडिशा। कलिंग किस कहाँ का भाग है? ओडिशा का, ओडिशा का भाग गया कलिंग है। तो क्या होगा आंसर? कलिंग। और कलिंग कौन सा भाग अभी वर्तमान में? ओडिशा है, अर्थात ओडिशा। 22वां सवाल देखिए आपका है, 22 नंबर सवाल आपका है। 22 कहते हैं गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है था? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, श्रीगुप्त ने, घटोत्कच ने। गुप्त वंश साम्राज्य का वास्तविक गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो 22 नंबर सवाल आप देखेंगे तो कौन था वास्तविक संस्थापक? तो चंद्रगुप्त। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था, पहले समझिए।
गुप्त वंश की स्थापना किसने किया? श्रीगुप्त ने 240-280 ईस्वी में की थी, जिसे आदिराज से संबोधित किया गया था। किसे किया गया? आदिराज से संबोधित किया गया था, जिसने महाराज का भी उपाधि धारण की, जबकि गुप्त शासक का वास्तविक संरक्षण चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था, संस्थापक श्रीगुप्त था, लेकिन क्या कहता, वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त प्रथम आंसर होगा। आंसर हो जाएगा ए नंबर, आंसर होगा आपका ए नंबर। 23 नंबर सवाल देखिए आपका 23 नंबर सवाल है, प्रथम गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। ऐसा कौन सा गुप्त शासक था जिन्होंने सिक्का जारी किया था? तो सिक्का जारी किया था, तो सिक्का जारी किया किसने? किसने जारी किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो किसने जारी किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर हो जाएगा आंसर। अब देखिए 24 नंबर सवाल आपका है, विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए। अब विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह था कौन था? महेंद्र वर्मन, मेघ वर्मन, यशो वर्मन और शशांक वर्मन। किसने कहा, अनुरोध किया था किससे? कि हमको भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दिया जाए। किसने कहा था? तो मेघ वर्मन ने कहा था। किसने कहा? मेघ वर्मन। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। आंसर आपका हो जाएगा बी। आंसर बी हो जाएगा। अब आइए 25 नंबर सवाल आपका है, कहता शक विजेता किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को और कुमार गुप्त को। शक विजेता किसे माना जाता है? शक विजेता किसे माना जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका क्या नंबर? तो आंसर आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त क्या हो जाएगा? द्वितीय आपका आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय आपका आंसर होगा। अब आपके आगे है क्वेश्चन 26 नंबर सवाल है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबंध है? तो क्या होगा इसमें? महापद्मनम, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और समुद्रगुप्त। कहता है इलाहाबाद अभिलेख किससे संबंध है? इलाहाबाद अभिलेख किससे संबंध है? किससे संबंध है? तो किससे संबंध है? तो अशोक से। अभिलेख बनाने खूब काम अभी अशोक ने किया था। अभिलेख काम अशोक ने बहुत ज्यादा किया था। तो इलाहाबाद अभिलेख का संबंध किससे है? अशोक से। अब तक गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण किया था उस कौन था? तो गुप्त राजा श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। विक्रमादित्य का जो उपाधि धारण किया कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य को उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय है। 28 नंबर सवाल आइए। 28 नंबर सवाल आपका है, 28 नंबर सवाल, किस शासक किस शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम बसती है? किस शासक सिक्के संगीत के प्रति प्रेम बसती है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। ओरिजिनल 28 नंबर सवाल, किस शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं? सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं। ये बस्ती नहीं, क्या होगा? दर्शाते हैं। तो प्रेम दर्शाते हैं। तो इसमें क्या होगा? तो इसलिए कहते हैं समुद्रगुप्त के सिक्के में बीना बजाते हुए इनका बीना सिक्के में बीना बजाते हुए पिक्चर दिया है। बिना बजाते हुए, बिना बजाते दिए है, इसलिए कहा जाता है उस किस शासक के संगीत के प्रति
प्रेम दर्शाते हैं। तो आंसर क्या होगा, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को बिना बजाते हुए सिक्के क्या किया, जारी किया गया, बिना बजाते हुए। तो 29 नंबर सवाल आपका है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को, समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन, ध्यान दीजिए क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन। इससे पहले आप देखें भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को, चाणक्य को, कौटिल्य को। अब इसमें कहता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। अब 30 नंबर सवाल आपका, 30 नंबर सवाल आपका है, 30 नंबर, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। करसानपन, दिनार, रूपक, निष्क। गुप्तकालीन रजत मुद्रा को नाम दिया गया, गुप्तकालीन रजत मुद्रा को नाम दिया गया, कौन सा नाम दिया गया, किसने नाम दिया है, किसने नाम दिया? तो गुप्तकालीन रजत मुद्रा को क्या नाम दिया गया था? 30 नंबर सवाल आपका है। तो क्या नाम दिया था? तो इसमें था रूपक या क्या कहता था, रूप्यक, रूपक या रूप्यक कहा गया था। और स्वर्ण मुद्रा को दिनार भी कहा जाता, रूपक या क्या, रूप्यक, रूप्यक, रूप्यक किया गया। और वहां पर स्वर्ण मुद्राओं को, स्वर्ण मुद्राओं को, स्वर्ण मुद्रा, मुद्राओं को क्या कहा जाता है? स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता है? दिनार कहा गया। स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा गया? दिनार कहा गया। स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा गया? दिनार कहा गया। स्वर्ण मुद्राओं का दिनार कहा गया। तो अब देखेंगे स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा गया? दिनार, दिनार कहा गया। स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा गया। अब अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त के नवरत्न, समुद्रगुप्त की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त के नवरत्नों का फलित ज्योतिष से संबंध था। समुद्रगुप्त के नवरत्न, समुद्रगुप्त के नवरत्नों का ज्योतिष फलक कहा जाता। किसे कहा गया? तो किसे कहा गया था, किसे कहा गया था? तो छन पान को। किसे कहा गया? तो किसे कहा गया? छन, छपगन को, छपनक को कहा गया। किसे कहा गया? छपनक को कहा गया। किसे कहा गया? छपनक को। किसे कहा गया? छपनक को। अब 8 क्वेश्चन और है, ध्यान से देख लेते हैं। कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? अब देखिए बहुत कितना कितना भयंकर क्वेश्चन आपका है, कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के और हर्ष के। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको क्या बोलते थे? विक्रमादित्य, इन्हीं के दरबार में रहते थे। अब बताइए इतने महान कवि कालिदास किनके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। और इन्हें राजदूत बना करके कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था। इन्हें राजदूत बना करके, राजदूत बना करके कुंतल नरेश के दरबार में, कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था। कुंतल तल नरेश के दरबार में इनको भेजा गया था। कालिदास संस्कृत के महान वैज्ञानिक थे। अब महान क्या थे? व्याकरणविद और संस्कृत भाषा के महान कवि कह सकते हैं, महान काव्य कहते थे। और ये इन्होंने प्रमुख है कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम, ये सब इनकी काव्य था। ये सब क्या था? काव्य था। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम को संस्कृत भाषा में था, जिन्होंने इसको अंग्रेजी भाषा में और यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया था विलियम जोन्स ने, विलियम जोन्स ने, विलियम जोन्स ने। और जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का, अभिज्ञान शाकुंतलम का
यूरोपियन भाषा में क्या किया था, यूरोपीय भाषा में क्या किया था, ट्रांसलेट किया था। ट्रांसलेट किसने किया, विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया, विलियम जोन्स ने, विलियम जोन्स ने। तो कालिदास किसके दरबार में थे, विक्रमादित्य के दरबार में। अब नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो गुप्त काल की, प्रतिहार युग की, राष्ट्रकूट की, सातवाहन युग की। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण क्या थी, इस काल की किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो 33 नंबर क्वेश्चन, तो कौन क्वेश्चन होगा, तो गुप्त काल की। आंसर क्या होगा, गुप्त काल। आंसर क्या होगा, गुप्त काल। किसकी थी, गुप्त काल की। तो आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर सवाल आपका है। कहते गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। कौन थी, दरबारी भाषा क्या था, पाली, प्राकृत, हिंदी, संस्कृत। गुप्त काल की कौन सी भाषा सरकारी था, कौन सी भाषा क्या था, दरबारी था। तो गुप्त काल की भाषा क्या था, संस्कृत। गुप्त काल की भाषा क्या था, संस्कृत। जिसी का बहुत बड़ा कवि कौन थे, कालिदास। बहुत महान कवि कौन है, कालिदास। अब शतरंज का खेल कहाँ उद्भव हुआ था, ओरिजिनेट कहाँ हुआ था, चीन में, ईरान में, इंडोनेशिया में, भारत में। अब शतरंज का खेल कहाँ ओरिजिनेट हुआ था, तो भारत में। शतरंज का खेल कहाँ हुआ था, तो भारत में। शतरंज का खेल कहाँ हुआ, भारत में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी, भारत। शतरंज का खेल हो गया भारत में। अब 36 नंबर सवाल आइए। कहता है किस अभिलेख से सती प्रथा का साक्ष्य प्राप्त हुआ। अब देखिए सती प्रथा एक तरह सामाजिक कुरीतियां था। तो साक्ष्य मिलता है एरन अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से, मंदसौर अभिलेख से, सांची के अभिलेख से। तो सती प्रथा का अभिलेख का साक्ष्य किससे प्राप्त हुआ था, तो किससे प्राप्त हुआ था, यह अभिलेख किससे प्राप्त हुआ था, एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख से। किससे है, एरन अभिलेख। अब 37 नंबर सवाल आपका है, 37 सवाल आगे। तो कहता है किस चीनी यात्री ने भीन माल की यात्रा की थी। भीन माल की यात्रा थी फैयान ने, संगयून ने, हेनसान ने और इत्सिंग ने। तो कहता है किस चीनी यात्री ने भीन माल की यात्रा की थी, भीन माल की यात्रा की थी। किस चीनी यात्री ने भीन माल की यात्रा की थी। तो आंसर क्या हो जाए आपका, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाए आपका हेन सॉन्ग ने। हेन सांग ने आपका सी नंबर आपका आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, हेन सांग ने। अब आपके अंदर 38 नंबर सवाल आज का है। तीसरी शताब्दी में वारंगल वर्तमान में प्रसिद्ध था। तीसरी शताब्दी वारंगल, अभी जो वारंगल था वर्तमान में वारंगल है, वो क्या चीज प्रसिद्ध था, तांबे के बर्तनों के लिए, स्वर्ण आभूषणों के लिए, लोहे के यंत्रों उपकरणों के लिए, हाथी दांत के काम के लिए। तो वारंगल जो है तीसरी शताब्दी में किस चीज के लिए प्रसिद्ध था। तो किस चीज के लिए प्रसिद्ध था आपका, तो किस चीज था, तो लोहे के उपयंत्रों उपकरणों के लिए, लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए। आंसर क्या होगा, सी नंबर, लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए। आज के क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी, थानेसर, कन्नौज, फिरोजपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या होगा इसका है कन्नौज। मौखरी शासकों राजधानी कहाँ थी, कन्नौज। मौखरी शासकों राजधानी कहाँ थी, कन्नौज में। कहाँ थी, कन्नौज में। आज का क्लास के लास्ट क्वेश्चन आपका है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान का किसने रोका, अभियान को किसने रोका। तो पुलकेशियन प्रथम ने, पुलकेशियन द्वितीय ने, समुद्रगुप्त ने और विक्रमादित्य द्वितीय ने। क्वेश्चन कहता है नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती
अभियान को किसने रोका? दक्षिणवर्ती अभियान को सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान को किसने रोका? तो पुलकेशियन द्वितीय ने। पुलकेशियन द्वितीय ने किसने रोका? पुलकेशियन द्वितीय ने रोका। किसने रोका? पुलकेशियन द्वितीय ने रोका। तो अब आज का क्लास यही होगा, यही समाप्त किया जाता है। आप लोग वीडियो देखने के लिए, इतना पेशेंस के लिए आप लोग धन्यवाद। और ईश्वर से मनाते रहते हैं आपका दिन दुगुना रात चौगुना हो, यह कहते हुए आप लोग को धन्यवाद।